अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सियासत बड़े अजीब रंग दिखा रही है। जो बिल्कुल नहीं बोलते थे वो आजकल खूब बोल रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से है और उनसे बढ़कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं। वो भी कम बोला करते थे, सरकारी स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन आजकल वो बहुत बोल रहे हैं। और जो बहुत बोलते थे जनाब इमरान खान साहब, आजकल वो थोड़ा कम बोल रहे हैं। ये सियासत में तनाव क्यों आ गया तीनों बड़ी पार्टियों के दरमियान कि मफाहमत के बादशाह आजकल मज़ाहमत के गुर सिखा रहे हैं बैठकर। हम मुल्क के सियासी माहौल के हवाले से बात करेंगे, तल्ख और शीरीं बातें जो आ रही हैं सामने उनका तजिया कराएंगे, क्योंकि तीनों मेरे सीनियर मेहमान हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। जनाब सईद गनी साहब, इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार हमारे शो में आए, आपको मुबारक भी हो और आपका शुक्रिया भी। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और लाहौर से मुझे ज्वाइन किया है हमारे दोस्त अजीज़ जनाब फवाद चौधरी साहब ने, PTI के तर्जमान हैं, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आपसे ही बातचीत का आगाज़ करता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब तो मफाहमत के बादशाह, साथ लेकर चलने वालों में से, लेकिन आजकल वो गिले शिकवे ज़्यादा कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। देखिए, मफाहमत अगर किसी मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में की जाए तो फिर बुरी बात नहीं, और मैं ख्याल है कि हम फिर भी करेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए या वो जिन मुश्किलात में ज़ाती तौर पर हैं उनसे निकालने के लिए कोई तवक्को करेगा कि हम उनको जाके कोई सहारा फराम करेंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि तवक्को ही गलत है। नवाज शरीफ साहब ने अपने 2014 में भी धरने वाले मियाँ नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे थे। वो कहते थे मियाँ साहब स्टेप डाउन हो, लेकिन आप पार्लियामेंट में खड़े रहे थे। बड़ा फर्क है। जो बज़ाहिर बात की जाती है कि उस वक्त हम जमहूरियत के साथ थे, लेकिन उस वक्त भी इस्तीफा मांगा जा रहा था। देखिए, उस वक्त इस्तीफा मांगना एक अलग चीज़ थी, लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की ज़द में पूरी पार्लियामेंट थी। वो पूरे इंतखाबी नताइज को रद्द करवाना चाहते थे। हालांकि धांधली हम भी समझते थे और समझते हैं कि उस इंतखाब में हुई थी। इलेक्शन कहते रहे थे, आपकी पार्टी कहती रही थी। लेकिन जो तरीक़ेकार उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, उससे हमें खदशा था कि शायद ही पूरी पार्लियामेंट चली जाएगी। तो उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जमात इस्लामी जो PTI की इत्तेहादी थी खैबर पख्तूनख्वा में, धरने में नहीं आई, धरने में वो भी नहीं आए और दीगर जमातें भी नहीं आई। तो इमरान खान के धांधली के मौक़िफ़ की हिमायत करने के बावजूद हम ये समझते थे कि जो तरीक़ेकार उस वक्त उन्होंने अडॉप्ट किया था कि जो चढ़ाई कर दी थी पार्लियामेंट के ऊपर, वो नामुनासिब थी, वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। इसलिए हमने वो किया। और उस वक्त भी अगर आप देखें, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा स्पीचेस पीपल्स पार्टी के लोगों ने की, और किसी एक स्पीच भी कोई किसी को उठा के देख लें ऐसी नहीं है जिसमें हमने नवाज शरीफ की जो ख़राबियाँ हैं, जो उनकी पार्लियामेंट के साथ ज़्यादतियाँ हैं, जो भी उनके काम हैं, उसके ऊपर हमने उंगली ना उठाई हो। हमने सख्त तरीन तनकीद की, लेकिन हमने कहा कि नहीं, चूँकि हम सिस्टम को बचाना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठे। तो आज जो सूरत हाल है आज ये है कि निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। नवाज शरीफ साहब गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए हैं, एक जो कानूनी आइनी तरीका है वो अडॉप्ट हुआ है। अब नवाज शरीफ साहब की ज़ात और फैमिली मुश्किल में है, पार्लियामेंट मुश्किल में नहीं है, जमहूरियत मुश्किल में नहीं है। अब अगर उनकी ज़ात और फैमिली मुश्किल में है तो फिर हमसे कोई ये तवक्को करेगा उनको बचाने के लिए आ जाएंगे, तो ये जाती है। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब आज भी बोल रहे थे और उन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और मियाँ साहब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मियाँ साहब मुश्किल में आए इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जमहूरियत मुश्किल में आ जाए। और कुछ उन्होंने गिले भी किए, बरमला गिले किए कि जब वो आना चाह रहे थे मियाँ साहब के साथ ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर के बाद, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था। आज किस तवक्को से आपकी पार्टी कहे कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी हो जाए? एक चीज़ से मुझे ये इख्तलाफ है कि जमहूरियत और मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अगर है तो वो PMLN और पीपल्स पार्टी की वजह से है। जो भी इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारी स्ट्रगल जो है जमहूरियत के हवाले से, वो एक मोहतरमा की और एक मियाँ नवाज शरीफ की। इस वक्त जो भी अच्छी बात है, नवाज लीग आजकल पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ कर नहीं, मैं आपको अच्छी बात है, मैं आपको पता है हकीकत पसंद की बात, मैं आपको आपकी तारीफ कर रहा हूं। ये कि आज जो आसिफ साहब ने एक गिला किया, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो बात की थी तो इदारों को खुश करने के लिए। दरअसल वो स्टेटमेंट आसिफ साहब की गलत स्टेटमेंट थी कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आप 3 साल के लिए आए। वो एक टकराव वाली स्टेटमेंट थी।
जब आदमी तो गवर्नमेंट के अंदर होता है, आज कल हुई है जो पूरे जीटी रोड पे मैं आता हूं, आप ये मुझे क्या मफाहमत की तकारीर है? आप मुझे बात करने दें, बात करने, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। आपको पता है कि इन सारी चीजों से हम गुजरे चुके हैं। अब सियासत के अंदर हमें भी 20 साल हो चुके हैं। सिंपल में बात यह है कि वो जो स्टेटमेंट ऐसी दी थी, और उसी स्टेटमेंट के मेरे ख्याल में 1-2 दिन के बाद ही जो है वो मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। उस वक्त टेम्परेचर गर्म था और उस वक्त हालात ऐसे थे कि कम से नहीं, हालात उस वक्त ऐसे थे कि टकराव वाली सियासत से आदमी को दूर रखना चाहिए था। जब एक मीडिएटर होता है ना बीच में, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, हम उस वक्त गवर्नमेंट में थे, हमें पता था, मगर आप देखें कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन, कोई ऐसी चीज नहीं आई। तो उसके पीछे अगर उन सारी चीजों को ठंडा करना, कोई रिएक्शन नहीं होना, ये नहीं होना, मैं समझता हूं उसके अंदर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रोल था, क्योंकि वो यही समझते हैं कि हर इदारा अपने आईने इख्तियार में काम करे और कम से कम टकराव वाली सियासत है। कल जो मियां साहब ने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि मैंने टकराव की सियासत से दूरी की, और ये सिर्फ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टकराव पे आता हूं, मैं टकराव पे आता हूं। चौर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये चौधरी साहब आपके अजीज कब से बन गए? दोस्त हैं, आप जैसे दोस्त हैं, जैसे सईद गनी साहब अजीज, दोस्त अजीज ही होते हैं। दोस्त तो हमारे भी हैं। चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, लेकिन अजीज को दोस्ती कहा जाता है। ये फरमाइए, आपके लीडर, आपकी पार्टी बार बार कहते रहे कि जी ये मुकमुका है नवाज लीग के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान। आजकल जिस तरह के दोनों तरफ से आप बयानात देख रहे हैं, आग सी लगी नजर आती है। ख्वाजा साद रफीक अभी थोड़ी देर पहले वो भी इस आग में थोड़ा फ्यूल डाल रहे थे। आप तजजिया निगार भी हैं, पॉलिटिशियन के साथ साथ, पीटीआई के तर्जमान के साथ साथ। आपकी जाती असेसमेंट क्या है? गिले शिकवे के बाद ये फिर इकट्ठे हो सकते हैं या इनके रास्ते जुदा हो गए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का और उनके वज़ीरों का एक पुराना वतीरा है वो ये है कि जब ताकत में होते हैं तो ये इतने नशे में होते हैं कि किसी को इंसान नहीं समझते। और यही कुछ इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी और जरदारी साहब के साहब भी किया। और आज तो खैर जरदारी साहब ने खुल के ये बात की है कि उनका जो इख्तलाफ है वो है क्या, और क्यों वो अब इतना वो तल्ख हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। क्योंकि उन्होंने जब मुश्किल में आए या जो भी उनके इशू आए, उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया और बड़ी तल्ख तरीके से, एक समझिए कि इंसल्टिंग तरीके से जो है वो इनकार किया। और जरदारी साहब जो है वो उनको जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो ऐसी बातें भूलने वाले नहीं हैं। वो बातें अपनी याद भी रखते हैं, दोस्तों को भी याद रखते हैं, दुश्मनों को भी याद रखते हैं। सो पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि एक पर्सनल जो रिफ्ट है, पर्सनल इशू है जो है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब शरीफ फैमिली का, जिस तरह जरदारी साहब ने भी कल कहा है कि कोई पॉलिटिक्स में कोई बड़ा किरदार बाकी नज़र नहीं आ रहा। अभी आपको 1-2 हफ्ते में लग रहा था जैसे नवाज शरीफ वहाँ से निकले हैं और उन्होंने देखा जीटी रोड जहाँ पे 225 के करीब MNAs और MPAs हैं, ये मैक्सिमम लोग थे, 8-9-10 हज़ार जो नवाज शरीफ साहब निकाल पाए। लिहाजा अब वो लोग जो सियासत में हैं उनको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ फैमिली का जो एक 20-25 साल या 30 साल का दौर था वो ख़त्म हो रहा है और अब सियासत आगे बढ़ेगी। लिहाजा हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, हर जो सियासत में आगे मुस्तकबिल की सियासत करने वाले लोग हैं, वो अपनी नया अलाइंसेस करेंगे, नई अपनी सियासी तहरीकें बनाएंगे। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है, जमात इस्लामी ने, कायद आज़म मुस्लिम लीग ने, तमाम पार्टीज जो हैं आप देखें कि वो डिस्टेंस कर रही हैं नवाज शरीफ साहब से। और इस वक्त जो PMLN है वो सियासी तन्हाई का शिकार है। और अभी आपको आगे 2-3 हफ्तों में नज़र आना शुरू होगा कि PMLN के अपने लोग जो हैं वो अपनी ग्रुपिंग्स अलग-अलग करेंगे। सो आपको 2-3 हफ्तों में PMLN की अंदरूनी जो फिशर्स हैं, अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं और दरारें हैं, वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। चले इसी नुक्ते पर ये चौर साहब, नादरीन ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल कह रहे थे, आज टेलीविज़न पर ही इंटरव्यू उनका चला, कि वो इदारों के दरमियान टकराव के हक में नहीं है, लेकिन वो उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तीनों बड़ी सियासी जमातों के तीनों मरकजी रहनुमा मौजूद हैं। बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। सियासत के हवाले से जो आजकल बयानात में गर्मी नज़र आ रही है आपको। सेनेटर साहब, आपकी पार्टी
दोनों पार्टीज को हेड ऑन ले रही है। टकराव की बात हो रही थी, मियां साहब ने रात को कहा कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं अकेले की कि टकराव ना हो इदारों के दरमियान। आपकी पार्टी इमरान खान की पार्टी के खिलाफ, आपकी पार्टी मियां नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ, क्या वही कंटेंशन है जो फवाद चौधरी साहब कर रहे थे कि अब चूंकि नवाज शरीफ पीछे जाएगी या खत्म हो रही है या टूट फूट हो जाएगी, तो पीपल्स पार्टी अब जगह बनाना चाह रही है पंजाब में? देखिए, पहली बात तो यह है कि जुज़ी तौर पर तो मैं नवाज शरीफ साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि किसी भी अकेले फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है। ये इदारों के जो सरबराह हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की लीडरशिप की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो शख्स वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ हो, उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को ठीक करने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन तो जो करके चले गए, नहीं, अदालत ने हटाया। आप समझते हैं उन्होंने 15 मिनट में कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं। और क्या कर सकते थे? तो टकराव तो नहीं किया। जो बाद में, अभी आपने खुद कहा, जो बाद में वो कहते रहे हैं, करते रहे हैं, तो टकराव यही होता है। टकराव ये तो नहीं होता कि वो कोई गन हाथ में लेंगे और जाके हमलावर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या किसी और इदारे के ऊपर। ये तो नहीं कर सकते। माजी पाक उनको ताना दिया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। वो भी किया ताना दिया जाता है, वो भी किया था उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि टकराव की पॉलिसी का आगाज इन्होंने अभी खुद किया है। एक चीज़ हो गई है, उसको कानूनी तौर से हल करने की कोशिश करें। नैब में उनको बुलाया जा रहा है, जाकर अगर बेगुनाह है तो जाकर वहाँ पेश हो, अपनी सफाई दें। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं, अपने पूछ लेते हैं, लेकिन वो नहीं गए नैब में। नहीं, लेकिन ये कि उनके पास ऑप्शंस तो हैं ना। अब वो सुना है वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। भाई टकराव तो फिर ये है ना कि आप इस मुल्क के इदारों का जो तौर तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, जो एक मुरवजा तरीका है, उसको फॉलो ना करें और आप ताकत के बलबूते पर या अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बलबूते पर ये कहें कि जी मैं नहीं जाऊंगा, देखिए ये क्या करते हैं। तो टकराव ये है। तो नहीं, लेकिन जब आप खुद फरमाते हैं कि पार्टली आप एग्री करते हैं कि इदारों के सरबराहों को भी चाहिए कि वो टकराव से गुरेज करें, क्या कहना चाह रहे हैं फिर आप? देखिए, अगर यहाँ हम और आप बैठे हैं, मैं एक मेहमान के तौर पर हूँ, आप मेज़बान हैं, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि ये प्रोग्राम ठीक चले। लेकिन मुझसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम लड़ने लगे तो आपका काम है कि चीज़ों को ठीक करो। अगर मैं आपसे लड़ने लगूँ तो आप कोशिश करेंगे कि नहीं, मेरे को ऐसी बात आपके मुंह से ना आ जाए जिससे हमारी गर्मा गर्मी में इजाफा हो जाए। तो जो ड्राइविंग सीट पे होता है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, मेरी भी है, रमेश लाल की भी है, फवाद की भी है कि माहौल ख़राब ना हो। लेकिन आप ये कहें नहीं मेरी तो जिम्मेदारी नहीं, आप सब मिलकर करेंगे तो ठीक होगा, वरना तो टकरे मैं भी मारूंगा आपको। तो ये बतौर वज़ीर आज़म उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी। बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब ने ये कह रहे हैं जमहूरियत के बड़ा किया, लेकिन जमहूरियत की जो सबसे अहम तरीन एक फोरम होता है वो पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट को जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया है वो बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब ने खुद किया है। हम बार बार कहते रहे कि भाई अगर आपको एक मजबूत जमहूरियत बनानी है, अगर आपको वज़ीर आज़म के ओहदे को मजबूत करना है तो पार्लियामेंट को मजबूत करो। वो लिफ्ट नहीं कराते थे, कभी बादशाहों की तरह मूड हुआ आ गए 2 मिनट बैठ के चले गए। पूरे 4 साल में धरनों में तो आते थे रोजाना, जब मुश्किल में होते थे धरनों में तो आज फिर मुश्किल में है तो आज फिर याद आ रहा है कि जी जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए। जब वक्त था मजबूत करने का तब तो आपने कमजोर किया उसको। डॉक्टर साहब, मियां साहब कह रहे हैं कि इदारों के दरमियान वो टकराव नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मिसालें आ गईं। वो वजीर आज़म थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री थे, बीच बचाव कर लेते। अगर नैब के पास भी नहीं जा रहे, नैब भी एक इदारा है, नैब ने आज बुलाया था, नहीं गए। मैं दोनों चीज़ों का आपको जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 इदारे हैं बड़े, एक जुडिशरी, एक अस्करी, एक पार्लियामेंट। अगर आईनी तरीके से देखें कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है और बिल्कुल उसकी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर जो इदारे यहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, और ये आज से नहीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री से है। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देर हुई है उस चीज़ में, अगर टाइम के ऊपर वो चीज़ें हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। दूसरी आपने बात की नैब के हवाले से। देखिए, एक कानून ये कहता है, जो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ता रहता हूँ, कोई भी डिसीशन आता है उस डिसीशन को लार्जर कोर्ट में अपील की जाती है। अगर वो अपील की जाती है, वो अपील एडमिट हो जाती है। अपील एडमिट हो जाए या अपील के ऊपर कोई डिसीशन आ जाए, तब तक जो डिसीशन है उसकी इंप्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं होती है। तो लिहाजा जो अपील
रिव्यू का रिव्यू जो अपील वेट कर रहे हैं। मैं चौधरी साहब वकील हैं, चूंकि लॉयर हैं, फवाद चौधरी साहब, एक वजाहत आ गई, आज नैब ने बुलाया था, ये कह रहे हैं एक ओपिनियन दे दी या पॉलिसी बता दी कि जब तक उधर रिव्यू का फैसला नहीं आएगा वो नैब में पेश नहीं होंगे। कानूनन थोड़ा सा हमें समझा दें। देखिए, कानूनन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं वो भी बड़े सीनियर क्रिमिनल लॉयर्स हैं, उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब तक रिव्यू में फैसला सस्पेंड नहीं होता, जो कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर है वो जारी रहेगी, और जो तफ्तीश है जब तक उसको वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं कर देती और रेफरेंसेस की फाइलिंग के मामले को स्टे नहीं कर देती, ये जो मामला है ये कंटिन्यू करेगा। और आज ना पेश होके शरीफ फैमिली ने अपने आप को एक्सपोज किया है कि नैब उनको अरेस्ट करे बाकायदा जाके, और इसके अलावा मुझे लगता है कि अब नैब के पास कोई रास्ता वो छोड़ेंगे नहीं कि वो उनको कोर्सिव तरीका अख्तियार करे। ये अलहदा बात है कि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अभी भी उनकी रहायशगाह को 2600 के करीब जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो गार्ड कर रही है। वो किस कानून के तहत गार्ड कर रही है हमें नहीं पता। 30 करोड़ रुपया सिर्फ रायवेंट की जो दीवार है वो बनाने पे लगा दिया गया, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर करके, पैसा वो हमारे पाकिस्तान के लोगों का था। चौधरी साहब, नैब कानून के मुताबिक ना तो अभी कोई अपर स्टेज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी तो रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ, तो नैब कैसे अभी गिरफ्तार कर सकती है उनको? सही है। पहली बात तो ये जहन में रखिए कि सेक्शन 9 जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत 3 स्टेजेस हैं। पहली इंक्वायरी है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरा रेफरेंस का फाइल होना है। यहाँ पर इंक्वायरी की स्टेज पहले ही गुजर चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए एक पूरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करा चुकी है, और उस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे चुकी है। लिहाजा अब जो इंक्वायरी स्टेज है वो तो पहले ही पास हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में अब जब रेफरेंस दायर करना है तो नैब ने जो कैफियत का खाना है जो चालान का, उसमें बताना है कि क्या मुल्जमान जमानत पर है, गिरफ्तार है या इश्तिहारी है। चलें इसी नुक्ते पे रहिए चौधरी साहब, इसी नुक्ते पे रहिए। नाजरीन, शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, स्पेशली आगे क्या होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं, और मुल्क में आजकल तमाम सियासी जमातें एक्टिव हैं। वो लीडर जो नहीं बोलते थे या कम बोलते थे वो भी आजकल खुलकर बात कर रहे हैं। मुल्क में होने वाला क्या है, क्यों इस तरह हो रहा है कि ना बोलने वाले बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, यही नुक्ता मैं मेहमानों के सामने रखना चाह रहा हूं। आगे क्या नजर आ रहा है आपको? आप साथ नहीं दे रहे, मियां साहब कह रहे हैं 62, 63 या आइन में तरमीम, या इससे बढ़कर वो कहते हैं वोट का तकद्दुस हमने बहाल करवाना है। अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो आपकी तो पूरी पार्टी की तारीख में यही नारा आता रहा कि वोट जिसको मिलता है वो उसके हिस्से में काउंट नहीं होता। पीटीआई इमरान खान साहब यही कहते रहे। अब अगर बामर मजबूरी ही मियां नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं तो आप दोनों पार्टियों को वेलकम करना चाहिए। देखिए फराज साहब, एक तो हमने ये कहीं नहीं कहा कि वोट की पर्ची का तकद्दुस नहीं होना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि अदालतों को वज़ीर आज़म को निकालने का इख्तियार नहीं है और नहीं होना चाहिए। बातें अपनी जगह ठीक है सारी है, लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी तो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थे ना। जब पीपल्स पार्टी ये सारी बातें करती थी तो उस वक्त इनकी समझ में नहीं आती थी। जब हम कह रहे थे कि 62, 63 को अमेंड करो तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के किसी आदमी की गर्दन इसमें नहीं फंसी हुई थी। अगर उस वक्त गलती हुई इनसे, देखे ना आज, तो वही गलती आज बाकी पार्टी रिपीट कर। आज नहीं प्राइस साहब, आज अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका डायरेक्टली इमीडिएट बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है। हम किसी एक फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम क्यों करें? हम बिल्कुल इस चीज़ के आज भी खिलाफ है कि 62, 63 में अमेंड होना चाहिए, और जिस तरह वो है उस तरह नहीं, असल सूरत उसकी ये नहीं है, नहीं होना चाहिए इस तरह। लेकिन आज आप हमसे ये तवक्को करें कि हम नवाज शरीफ को उस दलदल से, उस मुश्किल में निकालने के लिए, वो तो आज ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हमें सियासत आगे बढ़ाने के लिए हमें पीपल्स पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो नवाज लीग के जो वुज़रा, नवाज लीग के लीडर, नवाज लीग के कायद बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक मुल्क को आगे ले जाने के लिए है। वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा बनने पर जो कंडीशन थी, शर्त थी, उसके भी बेनिफिशियरी एक ही थे। जी हाँ,
ठीक है, एक ही थे वो, लेकिन उस वक्त चूंकि वो बन नहीं रहे थे, लेकिन एक वाहिदी फर्द थे, 20-22 करोड़ की आबादी में एक ही आदमी था जिसके ऊपर ये कदम लगती थी। लेकिन चूंकि उस वक्त सारी तरामीम हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो ये ना करती, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इससे मुतासर होते। लेकिन हमने सोचा कि चीज़ ये ठीक नहीं है, जमहूरियत जो रवायत है उसके ख़िलाफ़ है, हमने उसको सपोर्ट किया। लेकिन आज की जो सूरत हाल है इस वक्त, मेरा ये ख्याल है कि कोई सियासी जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक शख्स जिसके ऊपर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, जिसके खिलाफ JIT में वो सारे इल्ज़ाम तकरीबन साबित हो चुके हैं, जिसके खिलाफ नैब के अंदर अब रेफरेंसेस फाइल होने हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उन रेफरेंसेस से बचने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम ऐसे शख्स को सिर्फ सहूलत फराम करने के लिए या कोई सहारा पहुँचाने के लिए कोई काम करें, ये किसी के भी हक में नहीं है। इस वक्त वो इंतज़ार करें, इन चीज़ों से निकलें। जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जब हमें लगेगा कि किसी एक शख्स को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँच रहा, फिर हमारा जो मौक़िफ़ पहले से था वो मौक़िफ़ आज भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि एक शख्स को बचाने के लिए हम साथ नहीं दे सकते, वो कह रहे हैं कि हमने बचाया था। आज ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी हुकूमत गिरने से बचाने के लिए अपनी मकबूलियत दाव पे लगाई थी। देखिए, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अगर पहले PMLN का साथ दिया या आज PMLN का साथ नहीं दे रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक मूव होती है। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को नुकसान रसा के या अपने आप को दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई मूव नहीं करती है। वो हमेशा जो भी करती है पीछे किसी न किसी तरीके से उनकी अपना कोई इंटरेस्ट शामिल होता है। आज अगर वो समझते हैं कि आज जुडिशरी का ये फैसला आया है और आज इस वक्त जो हालात जो जा रहे हैं, उन हालात के अंदर हमें ये स्टेटमेंट्स ये देनी चाहिए कि हम उन लोगों को खुश करें जो लोग जो इस चीज़ में जिसकी निशानदेही मियाँ साहब करते हैं, और ये अगर इनकी सियासत है तो मैं समझता हूँ ये सियासत इनकी स्टेटमेंट्स 10-15 दिन के लिए है। 10 मौके आएंगे। मैं यही तो बार बार पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे, मेरा एग्जैक्टली यही तो सवाल है शुरू से ही, जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है कि आखिर क्या होने वाला है। टाइम जो है ना, वो आप मुस्कुरा भी रहे हैं, टाइम हर एक को बता देगा, टाइम हर एक को बता देगा। आज आपको भी इतना अरसा जो है वो इस मीडिया में हो गया है, हमें पॉलिटिक्स के अंदर हो गया है, फवाद भाई अभी तर्जिया निगार बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ सियासतदान है, तर्जमान है वो अपनी पार्टी के। तो इस वजह से टाइम के ऊपर आप देखेंगे कि सारी चीजें इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो होगा आगे 10-15 दिन के बाद वो बेहतर ही होगा और ख़राब नहीं होगा। चौधरी साहब, अगर मियाँ साहब की ये बात असूल के तौर पे तस्लीम कर ली जाए, भली ना हो बेशक, कि वोट का तकद्दुस हमने बहाल कराना है, पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात का मसवदा आया हुआ है, शुरू में आपकी पार्टी भी शामिल थी, रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तो मकसद ही यही था, जो आपकी शिकायत 2013 से लेकर आज तक रही कि उस तरह की शिकायत का अजाला किया जाए, आपकी पार्टी फिर उन इस्लाहात से भी अलहदा हो गई। देखिए, ये जो अभी भी मसवदा आया है इसमें ज्यादातर इस्लाहात वही हैं जो PTI ने तजवीज़ की। जी हाँ, जी हाँ। हमारा जो इसका बाइकआउट का प्रॉब्लम है, वो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आपको मालूम है कि हम हमेशा से उनके बहुत साथ खड़े हुए हैं, वो PTI के बहुत साथ खड़े हुए हैं। 76 लाख के करीब वोट है, वो जो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर है, उनका वोट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और एक तरीकाकार बनाना चाहिए जिससे वो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। ये एक हमारा बुनियादी मुद्दा है। और इमरान खान तो कहते हैं कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनके वोटर हैं, तो फिर कौन देगा उनको वोट का हक? हाँ, तो यही मसला आ रहा है ना कि ये जो पार्टी है PMLN और पीपल्स पार्टी वाले जो है ये इसने PMLN ने तो मौक़िफ़ लिया सुप्रीम कोर्ट में कि ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं और उनको हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करें या कुछ भी करें। तो ये तो एक बुनियादी इख्तलाफ है, एक असूली पोजीशन है जिसके ऊपर हमने लिया। लेकिन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अगर आप गुफ्तगू करें, उसके ऊपर पार्लियामान में बात होनी चाहिए, कमेटी बनी हुई है उसके जरिए बात होनी चाहिए, और भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। PMLN इस वक्त सिर्फ ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा इंतशार हो कि मुल्क में इंतखाबात रोके जा सकें, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका कोई चांस नहीं है उन इंतखाबात में। हम चाहते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए मुल्क को, और आम इंतखाबात कराए जाने चाहिए।
अब सिर्फ झगड़ा तो 4 महीनों ये सेनेट के बाद कराना चाह रहे हैं। हम समझते हैं इतना अरसा आपकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और आपको अपनी जो मईशत है उसका भी ख्याल करना चाहिए। आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, ना उनको कोई ब्यूरोक्रेसी ना उनकी बात सुनती है, ना मुस्लिम लीग नून के MNAs का कोई ऊपर उनका कोई होल्ड है। वो एक इंटरम अरेंजमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं और ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो 2007 में मुशर्रफ साहब ये जो एक आर्गुमेंट आ रहा है कि चलें आज हो सकता है भला मियां नवाज शरीफ का हो जाए 62 63 के हवाले से, लेकिन इसमें एक रिफॉर्म होनी चाहिए। इन प्रिंसिपल आपकी पार्टी, आपके कायद, आप चूंकि इमरान खान के तर्जमान हैं, इन प्रिंसिपल क्या सोचते हैं वो? अच्छा देखिए पराजा साहब, हम इस पे बहस बहुत हो रही है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने जो पनामा पेपर्स में खसूसन जस्टिस अजमत सईद साहब का फैसला है वो नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ा हो तो ये बहस वैसे ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि आप आर्टिकल 62-63 सिर्फ तब अप्लाई करेंगे अगर लीगल जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हो। यानी जो मोरालिटी का पार्ट था या अनडिफाइंड जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्लूड कर दिया है 62-63 से। सो अभी उसमें तरमीम हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरमीम ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पहले ही डिफाइन कर दिया है। और जो उसके अंदर एक वेग टर्म्स थी, जो वेग टर्म्स थी जैसे कि जी सिगेशियस, राइटियस और गुड करेक्टर, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्लूड कर दिए हैं या सब्जेक्ट कर दिए हैं लॉ के। तो इसलिए उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम रह नहीं गई है अगर हम उसको करना चाहें। लेकिन मुल्क को मेरी नज़र में असल क्राइसिस जो है वो ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट इस वक्त मुल्क चला रही है जो एक समझें कि रेलू कट्टा गवर्नमेंट है, जिसके पास मैंडेट नहीं है। और चौधरी साहब ये रेलू कट्टा गवर्नमेंट कैसे, ये पाकिस्तान का, ये रेलू कट्टा गवर्नमेंट कैसे बन गई? वही MNAs हैं, इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई को तो देखे ना, कोई जानता ही नहीं, मरी के बाद वो इलेक्शन तो नहीं, वो तो पिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। सो लीडर तो आप ऐसे ही आप आंखें बंद करके कह दें कि खाकान अब्बासी साहब जो है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं करते, जाहिर है उनका कद भी नहीं है। तो आपको एक मैं समझता हूं फवाद चौधरी जो बात करता है चाहिए, इस बात में वजन इस वजह से नहीं है। आज यूसुफ रजा गिलानी एक हल्के से इलेक्ट हुआ ना, वो इलेक्ट हो सकता, एक हल्के से इलेक्ट हुआ। यूसुफ रजा गिलानी की अगर नॉमिनेशन पीपल्स पार्टी ने की तो वो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हुआ, फुल पावर से चला। इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी भी उसी तरीके से चल रहा है, अशरफ भी चले। हाँ, बिल्कुल। और ये बात करना ये पता है क्या फवाद भाई, अभी थोड़ा सा तज्जिया निगार हो गए ना। ये एक बात बताऊं, आसिफ जरदारी साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है कि इमरान खान को अभी सियासत सिखानी पड़ेगी, सियासत नहीं आती है। बहुत मने हुए सियासतदान है आसिफ जरदारी साहब, चौधरी शुजात हुसैन, ये मौलाना फजल रहमान, इन लोगों के जो रिमार्क्स आते हैं ना, आप वो नोट किया करें। आप कह रहे हैं कि उनको सियासत सिखानी पड़ेगी, वो आपके लीडर को डिस्क्वालीफाई करा चुके हैं। ये देखिए कभी कहता है कि मैंने डिस्क्वालीफाई कराया, कभी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो खुद गया। अभी तक तो इनको ये नहीं एक स्टैंड के ऊपर नहीं आते कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हम खुद गए या ये हमें लेके गया। बैठ के आप सोचें कि आपके साथ क्या हुआ। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। आप कुछ नहीं हुआ है, हमें छोड़े आप। सईद गनी साहब वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि नए इलेक्शन की तरफ रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है और जो फसाद नजर आ रहा है, कम से कम चले बयानात किया था, खुदा ना करे मुल्क में कोई इस तरह का क्राइसिस आए, तो आप भी समझते हैं, आपकी पार्टी भी समझती है, पंजाब में आके बैठने का एक परसेप्शन यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल स्पेशली इस पर्पज़ के लिए पंजाब में बैठे? नहीं, ये तो देखिए कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है ना। पीपल्स पार्टी की 2013 के जो नताइज थे पंजाब के, वो मायूस कुन थे और जाहिर है कि हम उस किस्म के नताइज तो नहीं चाहते, बल्कि कोई भी जमात नहीं चाहिए अगर किसी जमात का ये नतीजा आया हो। हम उसको बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर करने के लिए जाहिर है कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पार्टी लीडरशिप को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक नए इलेक्शन की बात है तो देखें, इलेक्शन अब 4 महीने में हो, 6 महीने हो, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर होने हैं। मतलब साल के अंदर अंदर असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में आपके नए इलेक्शन हो सकते हैं। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो चाहें तो 3, 4, 5 महीने पहले करा दें, लेकिन अब ये तय है कि अगले चंद महीनों में या साल भर के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं और सारी जमातों को पता है, सारी जमातें अपने कार्ड इसी हिसाब से खेल रही हैं और इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं और इसमें तो कोई, मैं नहीं समझता खुफिया बात ऐसी है। तो यही एजेंडा है फिर आपका कि कन्फ्रंट करे आपकी पार्टी इस तरह के बयानात देती रहे, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे बयानात देते रहे कि माहौल गर्म रहे ताकि इलेक्शन की तरफ जाएं?
मैं नहीं समझता हूं कि हमारी ये एजेंडा है। मैं समझता हूं कि मार्च 2018 तो मार्शल लॉ लगवाना है। मार्च 2018 की जो सेनेट वो कह रहे हैं इलेक्शन इनका है, एजेंडा मार्शल लॉ लगवाना है। नहीं वो तो फवाद भाई की इशारों के ऊपर, ये इनकी पार्टी चलती है, हमारी पार्टी इशारों के ऊपर नहीं चलती। और दूसरी चीज़ ये कि हम तो ये चाह रहे हैं कि मार्च की किसी तरीके से सेनेट की इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसमें हमारी मेजॉरिटी आ जाएगी और मार्च के बाद जो भी हालात होंगे उस हिसाब से इलेक्शन भी हो जाएगी और टेन्योर भी पूरा होगा, कम से कम पीपल्स पार्टी की, PMLN की ये सेनेट में मेजॉरिटी भी आ जाएगी। अगर तो जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो भी अब तो यही सोच कह रहे रही हैं, हैं, ये भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं। चौधरी साहब, जब आप कहते हैं कि ये मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, क्यों लगवाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, पंजाब गवर्नमेंट इनकी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इनकी है, अगले सेनेट इलेक्शन में मेजॉरिटी हो जाएगी, इनका चेयरमैन बन जाएगा। ये जो आपने सारी चीजें बताई हैं ये मुस्लिम लीग नून की हैं। मुझे आप बताइए कि शरीफ का इस सिस्टम में अब क्या इंटरेस्ट रह गया है? या नवाज शरीफ खुद डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, बाकी 3 बच्चों के ऊपर केसेस बन गए हैं, हुदैबिया जिस दिन खुलेगा शहबाज शरीफ साहब भी अपनी जमानतें कराएंगे। तो आप मुझे बताएं कि इस सिस्टम में शरीफ का क्या इंटरेस्ट रह गया है? बेगम तो उनका कुलसूम interest नवाज है। साहिबा तो उनके पेपर मंजूर हो गए, वो तो आ रही हैं भी- पार्लियामेंट में। नहीं, उनका केस तो पेपर्स तो अप्रूव हो गए हैं, लेकिन वो मेन एक्यूज है। ये जो नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनके ऊपर जो 5 रेफरेंसेस हैं उनमें वो एक्यूज हैं। सो ये जो सारे लोग हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि ये तो अपनी कन्विक्शन पे और नैब केसेस के ऊपर जो है वो फंस गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वहां से कैसे निकलना है। जो मौजूदा निज़ाम है ये सर्व ही नहीं कर रहा इस वक्त शरीफ को, लिहाजा उनका बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये सिस्टम चले या ना चले, और इसीलिए वो इदारों के साथ टकराव ले रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को, नैब को, तमाम इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, फौज को चैलेंज कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुल्क जो पटड़ी पे चल रहा है उससे उतर जाए। हमारा इंटरेस्ट ये है कि मुल्क पटड़ी पे रहे और मुल्क में ट्रांजिशन होनी चाहिए, पुरअमन ट्रांजिशन होनी चाहिए, इलेक्शंस के जरिए होने चाहिए। 25 साल से तो आप इक्तदार में हैं, 9.5 साल नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, 5 साल सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, 12.5 साल से शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला है, और गुलाम हैदर वाहिद साहब के 3 साल को डाल लें तो 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर है। आप बताएं इससे ज्यादा मौका आप किसी फैमिली को या किसी फर्द को, अभी तो पंजाब पेरिस बना हुआ है शहबाज शरीफ की वजह से। चले चले अभी तो पंजाब पेरिस बना हुआ है, क्यों नहीं KPK बन सका? आप हमारे पास डेंगी का ख्याल करें तो KPK के और मैं अंदर डेंगी आपको बढ़ फिर जाए नादन भाई। खान के इलाके में ले चलूंगा और वहां पे आप रहिएगा हफ्ता। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने आपको भी वक्त दिया। कुआर लेके जाऊंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, एक बार फिर आपको मुबारक हो इलेक्शन जीतने की। नादरीन, महज़ब मुआशरों में बहरहाल यही होता है कि वक्त पे इलेक्शन होते हैं और स्मूथ पीसफुल आइन के मुताबिक ट्रांजिशन होती है। जब भी इलेक्शन हो स्मूथ पावर ट्रांसफर होना चाहिए, मुल्क का मफाद इसी में है, जमहूरियत का मफाद इसी में है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।